नमस्कार। स्थानीय स्वशासन में अनुच्छेद 243 के प्रावधान पढ़ रहे थे। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 243 ई को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 243 को पढ़ा, 243 ए को पढ़ा, बी को पढ़ा, सी और डी पढ़ा। उसके बाद अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 243 ई। अनुच्छेद 243 ई बात करता है पंचायतों की अवधि से संबंधित प्रावधान। पंचायतों की अवधि से संबंधित प्रावधान में क्या क्या राज्य सरकारें विधि बना सकती हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है उसको समझते हैं। देखो, अनुच्छेद 243 ई को जब पढ़ेंगे तो इसमें कहा जाता है कि पहले अधिवेशन से, पंचायत के गठन के पहले अधिवेशन से अगले 5 वर्षों तक पंचायत अपने कार्यकाल को पूर्ण करेगी। उससे पहले भी विधि के द्वारा राज्य विधान मंडल ऐसी कोई विधि बना सकता है, उसके द्वारा जो पंचायती राज है उसका विघटन किया जा सकता है। अब ये जो विघटन करने के जो प्रावधान है, ये कितने प्रकार से विघटित हो सकता है और उसमें क्या क्या व्यवस्था की जाएगी उसको समझने का है। हम संसद पढ़ते हैं, राज्य विधान मंडल पढ़ते हैं, संसद में पढ़ते हैं। संसद का कार्यकाल अगर समाप्त हो जाता है, 5 साल पूर्ण हो जाते हैं, तो उसके बाद चुनाव होते हैं, फिर से नई संसद का गठन होगा। राज्य विधान मंडल में भी यही व्यवस्था होती है कि भी 5 वर्ष पूर्ण हो गए और नए चुनाव होंगे। या संसद और राज्य विधान मंडल मतलब लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अगर वो भंग हो जाते हैं तो फिर से चुनाव होते हैं, नई सरकार आती है और नई सरकार को 5 साल मिलते हैं। अब भले ही जो संसद गठित हुई थी पहली, वो 3 साल में ही भंग कर दी गई हो, तो जो नई संसद गठ के आएगी अब भंग होने के बाद चुनाव जो होंगे उसे पूरे 5 वर्ष मिलेंगे। यही व्यवस्था राज्यों में विधानसभाओं के लिए है। लेकिन पंचायती राज में ऐसा नहीं है। पंचायती राज को दबा दिया गया है। कैसे दबाया गया है? अगर किसी पंचायत को समय से पहले भंग कर दिया जाता है और उस पंचायत का समय 6 माह से अधिक का है, तो नई पंचायत का गठन होगा। लेकिन ये नई पंचायत जो ये समय बचा है, इस समय के लिए ही कार्य कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पंचायत 4 वर्ष उसे भी हुए हैं जबकि उसे 5 वर्ष का समय था और 4 वर्ष होते ही उसको भंग कर दिया गया, तो अभी 1 वर्ष रह रहा था इस पंचायत के पूर्ण होने में, लेकिन ये भंग कर दी गई। तो राज्य ने ऐसी विधि बनाई है कि ये जो 1 वर्ष बना है इसके लिए नई पंचायत का गठन होगा और वो जो नया पंचायत का गठन होगा वो पंचायत केवल 1 वर्ष ही काम कर पाएगी। तो ये संसद या लोकसभा, विधानसभा में जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था पंचायतों के लिए नहीं की गई है। इसको समझते हैं। आर्टिकल 243 स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन और अनुच्छेद 243 ई। 243 ई में पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि से संबंधित प्रावधान है। अब ये प्रावधान कैसे कैसे हैं? इसमें सबसे पहला प्रावधान ये समझने का है कि पंचायत के गठन के पहले अधिवेशन से, पहले अधिवेशन से लेकर 5 वर्ष तक पंचायत का कार्यकाल रहेगा। पहला प्रावधान तो इसमें यह है। यही व्यवस्था संसद, लोकसभा में भी देखने को मिलती है, यही व्यवस्था राज्यों की विधानसभाओं में भी देखने को मिलती है। चुनाव हुए, गठन हुआ और जो पहला अधिवेशन होगा उससे लेकर 5 वर्ष तक वो कार्यकाल पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन भंग होने की जो स्थिति है
ये भंग होने की स्थिति में क्या क्लॉज डाल दिए गए हैं, इसको समझते हैं। इसमें क्या है कि यदि पंचायत को समय से पहले भंग कर दिया जाता है, तो अब ये बात समझने की है। सबसे पहले तो ये बात समझना था कि पंचायतों का गठन होगा, गठन के पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक पंचायत का कार्यकाल होगा। ये फैक्ट हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद जब पंचायतों को भंग करने की बात आती है, तो क्या पंचायतों को भंग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, पंचायतें भंग हो सकती हैं। पंचायतों को जो भंग किया जाएगा, उसके लिए राज्य सरकार विधि बनाएगी। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर पंचायत को भंग किया जा सकता है। यहां एक बात समझ लेना जरूरी है कि जब किसी पंचायत का गठन हुआ था और उसके भंग करने से संबंधित जो उस समय विधि चलन में थी, यदि राज्य सरकार उस विधि को संशोधित करके उस पंचायत को भंग करना चाहती है, तो यह संभव नहीं होगा। कैसे? समझने की बात ऐसे है कि अगर किसी पंचायत का कार्यकाल 2024 से शुरू हुआ और उसमें राज्य के द्वारा कोई ए विधि चलाई जा रही है, या जब इस पंचायत का गठन हुआ था 2024 में, तो इसको भंग करने से संबंधित कोई ए प्रावधान किया गया था जब इसका गठन हुआ था। अब राज्य विधानमंडल इस पंचायत को भंग करना चाहती है 2026 में जाके। 2026 का समय आ गया, अब इसको राज्य सरकार भंग करना चाहती है। तो इसको भंग करने के लिए कुछ नए संशोधन करना चाहती है, नई विधि बनाना चाहती है भंग से संबंधित। क्योंकि जो ये ए विधि है, इसके द्वारा इस पंचायत को उन आधारों पे भंग नहीं किया जा रहा है जो आधार इस ए में थे। क्योंकि 2024 में जो आधार थे, उन किसी भी आधार का उल्लंघन ये पंचायत नहीं कर रही है, तो ए के आधार के अनुसार इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? राज्य सरकार इस ए में संशोधन कर सकती है और संशोधन द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान डाल सकती है जिनका उल्लंघन पंचायत कर रही हो। तो 2026 में संशोधन कर दिया ए में, किसने? राज्य सरकार ने। और अब इस आधार पर इस 2024 में गठित की गई पंचायत को भंग करना चाहती है, तो ऐसे भंग नहीं हो सकती। ये रूल बना दिया गया है। राज्य सरकारें पंचायतों का दमन ना करे, इसलिए ये रूल बनाया गया है। तो जो 2024 में जब पंचायत का गठन हो रहा था, यह गठन हुआ था, उसके भंग होने से संबंधित जो प्रावधान उस समय लागू थे, केवल उन्हीं आधारों पर इस पंचायत को भंग किया जा सकता है। और संशोधन के द्वारा कोई प्रावधान डालकर अगर भंग किया जाएगा तो ये गैर संवैधानिक होगा। बात बहुत बड़ी है लिखने के लिए, लेकिन समझने के लिए बहुत छोटी है, तो इसको समझ लेना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि राज्य सरकार विधि द्वारा पंचायत को भंग कर सकती है, लेकिन राज्य द्वारा जो विधि बनाई गई है, अगर उसमें संशोधन के द्वारा किसी पंचायत को भंग किया जाता है जो उस संशोधन से पहले गठित की जा चुकी है, तो ऐसी पंचायतों को भंग नहीं किया जाएगा। यह बात समझ लेने की है। अब दूसरी स्थिति भंग होने की। भंग होने की दूसरी स्थिति यह है कि पंचायत भंग होने वाली है और पंचायत का कार्यकाल लगभग 6 माह से कम का है। 6 माह से कम का कार्यकाल रह गया है पंचायत का और पंचायत भंग हो गई, तो इसके लिए पंचायत के गठन की आवश्यकता नहीं है। 6 माह से कम का समय रह रहा है, तो इस कार्यकाल को पूरा करने के लिए किसी पंचायत का गठन नहीं होगा, नए चुनाव होंगे
और पंचायत को जो गठित होकर आएगी 5 वर्ष पूरे मिलेंगे। लेकिन तीसरी स्थिति, अगर कोई पंचायत 6 माह से अधिक समय में ही भंग हो जाती है, यानी किसी पंचायत को भंग कर दिया गया है और उसके पास अभी 8 महीने हैं उसका कार्यकाल पूर्ण होने में। ऐसा समझ लेते हैं कि किसी पंचायत को 3 वर्ष पूरे हुए थे और 3 वर्ष पूरे होते ही भंग कर दिया गया, तो अभी उसका कितना कार्यकाल शेष था? 2 वर्ष। या किसी पंचायत को 4 वर्ष हुए हैं और उसे भंग कर दिया गया, तो इसके पास अभी 1 वर्ष पूर्ण था। तो इस स्थिति में जो नई पंचायत का गठन होगा, ये गठन केवल 2 साल के लिए होगा। ये नई पंचायत 2 वर्ष के लिए ही काम कर पाएगी। जबकि राज्यसभा, जो राज्य में विधानसभाएं हैं, अगर ये स्थिति उनके साथ हो जाती है तो नई विधानसभा का गठन होता है और उन्हें 5 वर्ष मिलते हैं पूरे। ऐसी लोकसभा में है। लेकिन यहां क्या व्यवस्था की गई है? यहां व्यवस्था की गई है कि अगर 6 माह से अधिक का समय है और पंचायत भंग हो जाती है तो नई पंचायत का गठन किया जाएगा, लेकिन ये नई पंचायत शेष अवधि के लिए है, पंचायत की शेष अवधि के लिए ही कार्यरत होगी। कैसे कार्यरत होगी? 3 वर्ष पुरानी पंचायत ने काम किया, 3 वर्ष बाद उसे भंग कर दिया गया, टोटल कार्यकाल 5 वर्ष का था, तो अब केवल नई पंचायत 2 वर्ष ही काम कर पाएगी। तो ये अवधि से संबंधित प्रावधान था, इसको समझ लेना, लिख लेना, हमने इसको समझा दिया। नंबर नेक्स्ट, आर्टिकल 243F। अनुच्छेद 243F। (243F) क्या कहता है? 243F बात करता है पंचायतों के सदस्यता, पंचायतों की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाना। कोई व्यक्ति पंचायत की सदस्यता ग्रहण करने के लिए अयोग्य माना जाएगा, उसके लिए जो निर्धारण है राज्य विधि द्वारा तय करेगा। इसमें क्या लिखेंगे हम? राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल विधि द्वारा किसी व्यक्ति या विधि द्वारा पंचायतों की सदस्यता के लिए अयोग्यता के पैमाने लिख दें, अयोग्यता की नियम बना सकती है। यह कानून बना सकती है, प्रावधान बना सकती है। लेकिन किसी व्यक्ति को इस आधार पर कि उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, के आधार पर कि उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, अयोग्य नहीं ठहरा सकती। पूर्ण नहीं हुई है तो अयोग्य नहीं ठहरा सकती।
लेकिन इसमें एक बात भी याद रखने की है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। कोई ऐसा व्यक्ति जो 21 वर्ष तो पूर्ण कर चुका है लेकिन 25 वर्ष नहीं है, और राज्य सरकार ये कहते कि भी अयोग्य है, इसकी उम्र 25 वर्ष नहीं है अभी। अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, तो वो पंचायत का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। उसके बाद इसमें एक क्लोज और पढ़ा जा सकता है, वो क्लोज क्या है कि राज्य विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों के लिए किसी प्राधिकारी को संदर्भित कर सकता है। अगर कोई प्रश्न उठता है अयोग्यता से संबंधित या उसके निवारण के लिए, राज्य विधानमंडल यानी राज्य सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगी कि भाई उससे जाके बात करो आप। ये 243 का क्लोज एफ। उसके बाद नेक्स्ट एफ के बाद क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी। जी, जी क्या कहता है? 243 जी। 243 जी बात करता है, ए बन गए तो इसको जी बनाते हैं। 243 जी बात करता है पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और दायित्व दायित्वों की बात करता है। इसमें भी सरकार विधि बनाकर पंचायतों को शक्तियां दे सकती है। तो इसमें क्या लिखेंगे? राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों को स्थानीय संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बना सकता है, कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान कर सकता है। शक्ति प्रदान कर सकता है। तो जो पंचायतों की शक्ति से संबंधित निर्णय है वो किसका होगा? राज्य विधान मंडल का होगा। राज्य विधान मंडल ऐसा कोई कानून बनाएगा जिससे जो पंचायतें हैं उसके राज्य क्षेत्र में वो स्थानीय संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम हो जाएं। ये शक्ति राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट, इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है पंचायतों की जो गर्दन है वो राज्य सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार ने पकड़ा हुआ है, अगर टाइट करेगी तो दम घुटना शुरू हो जाएगा पंचायतों का।
छोड़ेगी तो थोड़ा ताज़ी हवा मिलेगी, खुलकर सांस ले पाएंगे। तो कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिसमें बाध्यकारी है, राज्य सरकारें पंचायतों को स्वतंत्रता देने के लिए, और कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिसमें राज्य सरकारें हवा पानी बंद कर सकती है पंचायतों का। शक्ति स्रोत राज्य सरकार है पंचायतों के। अब स्रोत ही काट दिए जाएं या कम कर दिए जाएं तो पंचायतों का अस्तित्व कहां बचेगा, है ना। नेक्स्ट, इसी में और क्या पढ़ा जाएगा, इसमें पढ़ा जाएगा कि राज्य सरकारें, या इसमें लिखेंगे हम पंचायतों के दायित्व। पंचायतों के दायित्व क्या होंगे? पंचायतों के दायित्व होंगे आर्थिक विकास, और सामाजिक न्याय। न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति होगी कि राज्य सरकारें पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं योजनाओं के लिए कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगी या कर सकती है, तथा अनुसूची 11 के वो विषय जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित है, उनसे संबंधित उपबंध भी पंचायतों के द्वारा तय किए जाएं या उन पे वर्क किया जाए, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार कर सकती है पंचायतों के लिए। पंचायतों के दायित्व में, पंचायतों का दायित्व क्या है? पंचायतों का दायित्व होगा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना, और इन योजनाओं का क्रियान्वयन करना, इन्हें लागू करना बुनियादी स्तर पर। दूसरा, इन दोनों विषय से संबंधित जो अनुसूची 11 में प्रावधान है, उनके लिए भी उपबंध करना पंचायतों का ही काम होगा, लेकिन इसके लिए शक्तियां दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा ही। नेक्स्ट, जी हो गया। उसके बाद क्या आता है? ABCDEFGH। एच में कर लगाने की शक्ति है भाई। एच में पंचायतों को कर लगाने की शक्तियां दी गई है, समझो। 243 एच पंचायतों को करारोपण की शक्ति। और ये क्वेश्चन तो कितनी बार आ भी चुका है कि क्या पंचायतें कर लगा सकती हैं? अब ये जो पंचायतों को कर लगाने की शक्ति है, इसके लिए राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल, इसके लिए राज्य विधानमंडल क्या करेगा?
राज्य विधान मंडल विधि बनाएगा। तो यहां भी शक्ति किसको दी गई है? राज्य विधानमंडल को। अब इसमें क्या क्या है कि राज्य विधि बनाकर पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर के अधिरोपण तथा संग्रहण के लिए प्राधिकृत कर सकता है। प्राधिकृत कर सकता है, इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी दे सकता है। पंचायतें कर लगा सकती हैं, शुल्क और पथकर लगा सकती हैं, उन्हें ग्रहण कर सकती है। इसके लिए राज्य सरकार क्या करेगी? ऐसा रूल बना देगी। ठीक है, उसके बाद नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट में क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? पंचायत, राज्य सरकार पंचायतों के लिए, राज्य सरकार पंचायतों के लिए निधियों का गठन करेगी ताकि पंचायतों को प्राप्त होने वाला संपूर्ण पैसा, संपूर्ण पैसा निधि में इकट्ठा किया जा सके, फंड में एकत्रित किया जा सके। ये भी राज्य सरकार तय करेगी। निधि बनाने का गठन राज्य सरकार करेगी। उसके बाद राज्य सरकारें जो समेकित निधि है, राज्य सरकारें, हाँ, समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान देगी। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार प्राप्त होने वाले कर, शुल्क, पथकर को पंचायतों को सौंप सकती है। राज्य विधानमंडल ये तय कर सकता है कि राज्य सरकार को जो कर प्राप्त होंगे, शुल्क प्राप्त होंगे, पथकर प्राप्त होंगे, वो पंचायतों को सौंप दिए जाएं। ये सारी व्यवस्था आर्टिकल 243H में पढ़ी जा सकती है। नंबर नेक्स्ट, II अनुच्छेद 243
आई। ये बात करता है वित्तीय समीक्षा, वित्तीय स्थिति की समीक्षा, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए क्या वित्त आयोग का गठन। ये जो वित्त आयोग का गठन है, इसमें कुछ फैक्ट ऐसे ही लिखेंगे हम कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों की, ऐसे लिखते हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य का राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करेगा, और ये वित्त आयोग जो पंचायतें हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगी। ये सिफारिशें करेंगी। क्या सिफारिश कर सकती हैं? ये सिफारिश कर सकती हैं जो राज्य सरकार को शुल्क, कर, पथकर प्राप्त होते हैं, उसमें उन्हें विभाजित कर दिया जाए राज्य सरकारों और पंचायतों के बीच में। ऐसी सिफारिश राज्यपाल से कर सकती है। वित्त आयोग सिफारिश कर सकता है कि राज्य पंचायतों को कर लगाने के अधिकार दे दिए जाएं। वित्त आयोग सिफारिश कर सकता है राज्यपाल से कि जो समेकित निधि से धन दिया जाता है, जो अनुदान दिया जाता है पंचायतों के लिए, उस अनुदान से संबंधित जो शासित सिद्धांत हैं, उनके लिए सिफारिश कर सकता है ये आयोग राज्यपाल से। राज्यपाल द्वारा की गई सिफारिश, राज्यपाल से की गई सिफारिशें राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश होंगी, और पेश होने के बाद इन पे कार्यवाही की मांग कर सकता है राज्यपाल। स्पष्ट कार्यवाही, जवाब तलब कर सकता है, जवाब मांग सकता है। मतलब इन सिफारिशों के आधार पर कार्य करने के लिए राज्य सरकार को बाध्य कर सकता है। ये अनुच्छेद इसके लिए इजाजत देता है। आयोग का गठन जो होगा, इसकी संरचना राज्य सरकार तय करेगी। इस आयोग में जो सदस्य होंगे उनकी योग्यता या अयोग्यता राज्य सरकार तय करेगी, और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भी राज्य सरकार ही तय करेगी। तो इसमें आई में क्या लिखेंगे हम कि वित्तीय स्थिति की समीक्षा और वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के कार्य क्या होंगे? वित्त आयोग राज्य सरकार को प्राप्त कर, शुल्क, पंथ नहीं, पथकर में पंचायतों की हिस्सेदारी, वैसे तो उसमें लिखा गया है कि जो राज्य सरकारों को प्राप्तियां प्राप्त होती हैं कर से, शुल्क से, पथकर से, उसे राज्य सरकार और पंचायतों के बीच विभाजन करने की सिफारिश, हिस्सेदारी लिख लेते हैं, पंचायतों की हिस्सेदारी,
की सिफारिश कर सकती है। सिफारिश किससे होगी? राज्यपाल से। और कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। ठीक है। समेकित निधि से पंचायतों को प्राप्त अनुदान मतलब आर्थिक मदद, अनुदान के जो शासित सिद्धांत हैं उससे संबंधित, सिद्धांत से संबंधित सिफारिश राज्यपाल से की जा सकती है। ठीक है। अभी जैसा कि जिक्र किया था कि वित्त आयोग की जो संरचना होगी, संरचना को तय कौन करेगा? राज्य सरकार। और इसमें जो सदस्य के लिए योग्यता होगी, जो अयोग्यता होगी, उसको भी तय कौन करेगी? राज्य सरकार। और जो इस आयोग में सदस्यों की नियुक्ति होगी उसके लिए भी प्रावधान करेगी कौन? राज्य सरकार। इसमें आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।